ओके, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 8, रेवेन्यू एंड कॉस्ट एनालिसिस। रेवेन्यू क्या होता है? जो भी इनकम जनरेट होती है, जो भी पेमेंट आती है। और कॉस्ट क्या होता है? जो भी हमें प्रोडक्ट के ऊपर पड़ती है। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट बनाने पर जो भी हमें पैसे लगते हैं, दैट इज द कॉस्ट। ठीक है, कॉस्ट कंसेप्ट क्या है? कॉस्ट इज समथिंग ऑफ वैल्यू। कोई वैल्यू है, अमाउंट ऑफ मनी है। ठीक है, किसी प्रोडक्ट या सर्विस के एक्सचेंज में, उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। ठीक है, हम कुछ भी कर रहे हैं, हमें उसकी कॉस्ट देनी पड़ती है। कुछ भी खरीद रहे हैं, हमें उसकी कॉस्ट देनी ही पड़ती है। ठीक है, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होता है जो हम पे करते हैं, इसलिए उसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। ठीक है, और उसमें कॉस्ट तो इंक्लूड होती है। ये अलग अलग तरह की कॉस्ट आ गई। फर्स्ट इज मॉनेटरी कॉस्ट। मॉनेटरी कॉस्ट कौन सी होगी? एसोसिएटेड विद द जॉब स्पेंड मनी। जो हम मनी स्पेंड कर रहे हैं इन अ फॉर्म ऑफ मनी, दैट इज मॉनेटरी कॉस्ट। जैसे हमने कुछ कुछ एडिशनल ट्रेनिंग ले ली। ठीक है, खुद से स्पेंड कर रहे हैं अपने जॉब के लिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, हम अब काम पे जाने के लिए जो भी रास्ते से जा रहे हैं या एक्टिवा लेके जा रहे हैं, उस पर पेट्रोल लग रहा है ना, तो वो हम पे कर रहे हैं। तो वो सारी मॉनेटरी कॉस्ट हो गई। रियल कॉस्ट क्या है? जो भी कॉस्ट सारे रिसोर्सेज से इंक्लूडेड। ठीक है, जो कॉस्ट सारे रिसोर्सेज से इंक्लूडेड है, वो हमारी रियल कॉस्ट हो गई। अकाउंटिंग और बिजनेस कॉस्ट कौन सी हो गई? फिक्स्ड और वेरिएबल जो भी कॉस्ट आ रही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ठीक है, बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए जो भी कॉस्ट लग रही है, वो बिजनेस कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जो हमने छोड़ दिया। ठीक है, एक प्लांट को चूज करने के लिए जो हमने दूसरी चीज छोड़ी है, उसकी जो कॉस्ट थी, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है? सारे लॉसेस को कंबाइन करके जो भी वैल्यू निकल के आएगी, वो इकोनॉमिक कॉस्ट होगी। ठीक है, सोशल कॉस्ट क्या है? ठीक है, जो भी सोसाइटी के थ्रू कंज्यूम किया जा रहा है। ठीक है, तो वो सोसाइटी कॉस्ट में आएगा। प्राइवेट, जो एक फर्म कंज्यूम कर रही है। ठीक है, जो एक फर्म के द्वारा पे किया जा रहा है, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के द्वारा पे किया जा रहा है, वो प्राइवेट होगा। एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो भी कंपनी के लिस्टेड एक्सपेंसेस यानी कि जो दिखाई दे, ठीक है, वो सारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट। जो भी बिजनेस ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है, लाइक बोनस, सैलरी, कमीशन, ये सब। ठीक है, ये सब एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। और इम्प्लिसिट, जो दिखाई नहीं दे, अकर हो रहे हैं लेकिन विजिबल नहीं होते हैं प्रॉपरली। देन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग टर्म कॉस्ट आ गई। शॉर्ट रन में क्या होगा? सब कुछ फिक्स्ड होगा। सब कुछ क्या होगा? फिक्स्ड होगा, कुछ भी वेरिएबल नहीं होगा। ये हमने पहले भी पढ़ा है। तीन फीचर पे काम किया जाएगा: टोटल कॉस्ट, एवरेज और मान। ये तो पता ही है, एवरेज और मार्जिनल पे तो काम होता ही है। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट जिसमें सारी कॉस्ट इंक्लूडेड है। ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा फिक्स रहेगी, यानी कि कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होगी। और वेरिएबल कॉस्ट जीरो से स्टार्ट होगी और ये वेरी करती रहेगी। ठीक है, देन फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को मिला के बनती है हमारी टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट से ऊपर होगी, क्योंकि इसमें फिक्स्ड कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड। अगर ये चीज इंक्लूड है तो इससे ऊपर ही बनेगी ना टोटल कॉस्ट, इसलिए। ये हो गई फिक्स्ड कॉस्ट, ये हो गई वेरिएबल, और ये हमारी टोटल, जो दोनों का मिला के बनती है, यानी कि वेरिएबल प्लस फिक्स्ड इज इक्वल टू टोटल।
एवरेज कॉस्ट आपको पता है, जब हम उसकी एक क्वांटिटी के साथ उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारी क्या निकल के आएगी, एवरेज निकल के आएगी। और मार्जिनल क्या होता है, जब कुछ भी एक एक्स्ट्रा चीज को कंज्यूम कर रहे हैं या कुछ भी एक्स्ट्रा लेके आ रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल। ठीक है, दैट मीन्स चेंज इन टोटल यूनिट डिवाइड बाय चेंज इन क्वांटिटी। जो भी एक्स्ट्रा, जो भी एडिशनल चेंज हो रहा है उसको हम बोलेंगे मार्जिनल। वाई ऐसे यू इन यू शेप, यू शेप में क्यों होता है ये? ठीक है, जो कोस्ट का पॉइंट ऑफ व्यू है वो हमारा यू शेप में क्यों होता है? ऐसे यू यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट। ठीक है, शॉर्ट रन एवरेज कोस्ट यू शेप में क्यों है? ये रहा, शॉर्ट रन में सारी कोस्ट यू शेप में क्यों है? क्यों है? फर्स्ट है एवरेज को, एवरेज फिक्स कॉस्ट। बेसिक एवरेज फिक्स कॉस्ट पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे जैसे इन आउटपुट बढ़ता जाता है एक में, देन एवरेज का क्या होता है, पहले डिक्लाइनिंग पे होता है, फिर एक मिनिमम लेवल पे पहुंच जाता है, मिनिमम लेवल से फिर वो बढ़ना शुरू कर देता है। तो इस वजह से भी ये क्या बन जाता है, किस शेप में बन जाता है, यू। पहले क्या हो रहा है, पहले डिक्लाइन हो रहा है, देन एक मिनिमम लेवल पे पहुंच गया, देन इंक्रीज। ठीक है, इस वजह से क्या होता है, ऐसे यू किस शेप में होता है, यू शेप में होता है। देन लॉन्ग टर्म में आ गया, लॉन्ग टर्म में सारी की सारी कॉस्ट कौन सी है, वेरिएबल। सब कुछ क्या होगा, वेरिएबल होगा। लॉन्ग टर्म में आप सब कुछ चेंज कर सकते हो। ये ऐसे यू के पॉइंट्स हैं, ऐसे यू यू शेप में है बिकॉज ऑफ एवरेज कॉस्ट। ठीक है, ये एल ए यू लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म यू शेप में है ड्यू टू द एस ए यू, एस ए सी। सारे एस सी के पॉइंट्स को जब हम ज्वाइन करेंगे तो हमारी क्या बनेगी, लॉन्ग टर्म एवरेज कॉस्ट बनेगी। ठीक है, ये है इंक्रीजिंग रेट टू रिटर्न टू स्केल, ये कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, देन ये डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, लॉन्ग टर्म में क्या काम करता है, रिटर्न टू स्केल काम करता है। रिटर्न टू स्केल हमने कल पढ़ा था। फर्स्ट पॉइंट पे क्या है, इन्फ्लेशन आएगा। इन्फ्लेशन में क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट कहाँ जाएगी, मिनिमम वैल्यू पे। देन एक किंक पॉइंट आएगा जहाँ पे स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। ठीक है, यानी कि ओरिजिन को टच कर जाएगा। देन टोटल कर्व मिनिमम हो जाएगी, एवरेज कर्व भी मिनिमम हो जाएगी। फिर एवरेज और मार्जिनल एक दूसरे के बराबर हो जाएगी। देन मार्जिनल एवरेज से नीचे चली जाएगी और देन मार्जिनल नेगेटिव में चली जाएगी। ये देखो, ये टोटल का है, टोटल नीचे से कांस्टेंट पे, कांस्टेंट से ऊपर। ठीक है, ये टोटल का है, टोटल में क्या होगा, पहले डिक्लाइनिंग से ऊपर की तरफ कांस्टेंट पे आ गया, कांस्टेंट से इंक्रीजिंग। ये किंग पॉइंट आएगा। किंग पॉइंट कब आएगा, किंग पॉइंट कब आएगा, ये किंग पॉइंट तब आएगा जब मार्जिनल कर्व और एवरेज कर्व जो है अपने ओरिजिन से ऊपर जाने लगेगी। देन इट, यानी कि यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी वो वाले पॉइंट पे किंग पॉइंट बनेगा।
इकोनॉमी ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमी ऑफ स्केल। इकोनॉमी ऑफ स्केल यानी कि एडवांटेजेस, एक कंपनी को दूसरी कंपनी के बदले में जो जो एडवांटेजेस मिल रहे हैं उसको हम बोलेंगे इकोनॉमी ऑफ। और जब एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे वो डिसइकोनॉमी। तो डिसइकोनॉमी में जाके डिसइकोनॉमी में जाके मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा हो जाएगी एवरेज से, और इकोनॉमी में मार्जिनल कम होगी एवरेज से। ये मार्जिनल कम है, एवरेज ज्यादा है। डिस इकोनॉमी में जाके मार्जिनल ज्यादा है और एवरेज कम है। ये तो आपने कितनी बार कर लिया। टोटल, टोटल को जब हम क्वांटिटी से डिवाइड कर देंगे तो एवरेज, और इन दोनों का डिफरेंस दैट इज मार्जिनल। ये तीनों का रिलेशनशिप आ गया। नाउ रिलेशनशिप आ गया कॉस्ट, रेवेन्यू और प्रोडक्टिविटी। मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो कांस्टेंट होता है, तो वो ये शो करता है कि टोटल रेवेन्यू क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और वो भी किस पे, कांस्टेंट रेट पे। देखो 5 से 10, 5 का फर्क, फिर 10 से 15, 5 का फर्क, 15 से 20, फिर 5 का फर्क। जो फर्क है वो क्या है, कांस्टेंट है। और एवरेज इंप्लाइज करता है कि मार्जिनल कॉस्ट क्या है, कांस्टेंट है, जो कि एवरेज के क्या है, बराबर है, दैट इज 5। दो अप्रोचेस हैं इसके कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की। फर्स्ट है टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू। सेकंड है मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू में क्या है, रेवेन्यू हमारा जीरो से शुरू होता है लेकिन कॉस्ट जीरो से शुरू नहीं होती है। क्यों? क्योंकि कॉस्ट में कुछ पार्ट क्या है, फिक्स्ड है। ठीक है, तो रेवेन्यू जीरो से शुरू हुआ, डिक्लाइनिंग से कांस्टेंट स्टेज पे, और कांस्टेंट से फिर डिक्लाइनिंग पे। ठीक है, और जो कॉस्ट है वो बढ़ती ही जाती है। कॉस्ट क्या है, ऑलवेज इन अ इंक्रीजिंग स्टेज। मार्जिनल और मार्जिनल कॉस्ट कैसे है, मार्जिनल कॉस्ट भी सम पॉइंट से निकल के आएगी। ठीक है, और जिस प्राइस पे मार्जिनल कॉस्ट टच करेगी दैट इज द इक्विलिब्रियम। ठीक है, प्राइस के जिस पॉइंट पे वो टच करी है दैट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट। ये इक्विलिब्रियम 1 है और ये इक्विलिब्रियम 2 है। ये तीनों को एक साथ दिखाया हुआ है। क्या हुआ स्क्रीन को, स्क्रीन विजिबल है। हाँ जी, क्लियर हो गया कॉस्ट और रेवेन्यू का कंसेप्ट। देखो कॉस्ट और रेवेन्यू जो है वो मिलता जुलता ही है, ऊपर जो हमने पढ़े हैं सारे इक्विलिब्रियम से। ठीक है, सब में मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी सबसे पहले,
डिक्लाइनिंग, देन कांस्टेंट, देन इंक्रीज, यानी कि यू शेप। और एवरेज कॉस्ट भी यू शेप। ठीक है। और शॉर्ट टर्म के सारे ऐड कर दोगे तो लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। सारे शॉर्ट टर्म के कर्व्स को हम मिलाते हैं तो हमारा एक लॉन्ग टर्म का कर्व बन जाता है। देन माइक्रो इकोनॉमिक ऑफ बिजनेस आ गया, सॉरी मैक्रो इकोनॉमी ऑफ बिजनेस आ गया। मैक्रो यानी कि होल लेवल पे। ठीक है। जब हम पूरी इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं, जब हम एक फर्म की बात करते हैं तो वो माइक्रो होता है। जब हम पूरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, पूरी चेन की बात करते हैं, ठीक है, इसमें हर तरह का बिजनेस, हर तरह की इंडस्ट्री इंक्लूड होगी। ठीक है। तो इसमें कौन कौन नेशनल इनकम इंक्लूड होगी? हर हर कंपनी, हर इंडस्ट्री इंक्लूड है, इट मीन्स ग्रॉस इनकम देखी जा रही है, नेशनल इनकम देखी जा रही है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट थ्योरी देखी जा रही है, मनी थ्योरी देखी जा रही है, जनरल प्राइस लेवल। ठीक है। जनरल प्राइस लेवल यानी कि जो सबके लिए एप्लीकेबल है, जर्नल है। हाँ जी, ये रीड करो थ्योरीज। ये जो थ्योरीज हैं 5 6 7 8 रीड करो फटाफट। जो नहीं क्लियर है वो पूछो। हाँ जी, क्लियर है पॉइंट। हाँ जी, देन मैक्रो इकोनॉमी में जो कंसेप्ट हैं, देखो खुद से रीड करोगे ना जब आप, तो आपको ज्यादा याद होगा। मैं पढ़ाऊंगी तो सिर्फ वही सुनोगे जो मैं बोल रही हूँ। खुद से पढ़ोगे तो बहुत सारे नई चीजें पढ़ने को मिलेगी। तो इसलिए आप जो मैं बोलती हूँ पढ़ो, इट मीन्स इट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। ठीक है। तो नाउ कंसेप्ट रीड करो फटाफट। कंसेप्ट रीड करो इसके सारे। रीड करना है, रीड करना है मतलब पढ़ना है जो जो लिखा है स्क्रीन पे। रीड करो फटाफट सारे कंसेप्ट। रीड करो और लिखो क्या समझ में आया इसमें से आपको। चैट बॉक्स में लिखो फटाफट।
हाँ जी, क्लियर नाउ। नाउ बिजनेस साइकिल क्या होता है? जो भी चेंज होता रहता है, अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं बिजनेस में। ठीक है, रिसेशन का पीरियड आता है। ठीक है, कभी कभी मतलब रिसेशन यानी कि इनकम अच्छी हो रही है। ठीक है, कभी कभी डिप्रेशन का पीरियड आता है जब प्रॉफिट नहीं होता है। तो वो सब बिजनेस साइकिल इंक्लूडेड है। अनएम्प्लॉयमेंट आ जाना, इन्फ्लेशन आ जाना, ये सब किसके पार्ट है? माइक्रो के, सॉरी मैक्रो के। मैक्रो क्यों? अनएम्प्लॉयमेंट फुल कंट्री की बात की जा रही है। ठीक है, होल होल कंट्री की बात की जा रही है, तो ये माइक्रो इकोनॉमी का पार्ट है। इन्फ्लेशन भी होल कंट्री के अकॉर्डिंग ही होता है, पूरी कंट्री की बात की जाती है इसमें। देन यूजेस क्या है, कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये? पूरी इकोनॉमी के फंक्शन को समझने के लिए कि इकोनॉमी कैसे वर्क कर रही है, इकोनॉमी में क्या चल रहा है इस टाइम। ठीक है, देन कुछ फॉर्मुलेट या पॉलिसीज बनाने के लिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने के लिए, इकोनॉमी बजट बनाया जाता है, हर साल नया बजट आता है। तो उस बजट को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? जब तक आपके पास नॉलेज ही नहीं होगी इकोनॉमी की, तब तक आप बजट नहीं प्रिपेयर कर सकते। तो इसलिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के थ्रू आपको क्या मिलता है? एक डाटा मिलता है जिससे आप पूरी इकोनॉमी को स्टडी कर सकते हो, देन पॉलिसीज बना सकते हो। ठीक है, आप स्टडी कर सकते हो डेवलपमेंट कैसी चल रही है, कुछ नए वेज आए हैं या नहीं, इकोनॉमी में कुछ नया डेवलप हुआ है या नहीं। नेशनल इनकम स्टडी कर सकते हो कि हमारी नेशनल इनकम कैसे चल रही है। ठीक है, हम डिफिसिट में तो नहीं है, ठीक है, हम लॉस में तो नहीं है। देन इकोनॉमी फ्लक्चुएशन, जो भी आने वाली फ्लक्चुएशन है वो भी हम पता कर सकते हैं अगर हमें इकोनॉमी की पूरी जानकारी हो। ठीक है, हमारे पास ऐसे ऐसे टूल्स हैं जिनका यूज करके हम फ्यूचर फोरकास्टिंग करते हैं ना। वो क्यों करते हैं? ताकि हमें पता चल जाए कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, जिससे हम उसकी प्रिपरेशन पहले से ही कर लें। फुल एम्प्लॉयमेंट माइक्रो इकोनॉमी का इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में पता चलता है, कितने लोग काम कर रहे हैं, कितने लोग फ्री बैठे हैं, कितने लोगों का काम जरूरी है। ठीक है, एक फील्ड में वो सब पता चलता है। जो भी गैप्स आ रहे हैं इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में, ठीक है, मंदी और तेजी में जो भी गैप्स आ रहे हैं वो लूप हॉल्स पता चलते हैं। ठीक है, इकोनॉमी का सिस्टम पता चलता है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलता है जब हम पूरी इकोनॉमी को पता करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्यों है। ठीक है, प्राइस बढ़ कम रहे हैं तो क्यों है, महंगाई आ रही है तो क्यों है। ना दोनों का डिफरेंस आ गया। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, एग्रीगेशन यानी कि टोटल। ठीक है, मैक्रो में टोटल प्रॉब्लम्स को नहीं लिया जाता, सिंगल सिंगल फॉर्म को और सिंगल सिंगल प्रॉब्लम को लिया जाता है। ठीक है, माइक्रो में, जबकि मैक्रो में क्या किया जाता है? मैक्रो में पूरी की पूरी इकोनॉमी को स्टडी किया जाता है। मैक्रो में क्या करते हैं? हम एग्रीगेट स्टडी करते हैं, एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स करते हैं। फोकस ऑफ स्टडी माइक्रो में किस पे फोकस होता है? डिस्ट्रीब्यूटिव फैक्टर्स पे। ठीक है, यानी कि जो दिए गए हैं वो। और मैक्रो में किस पे होता है? पूरे के पूरे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, पूरी की पूरी माइक्रो इकोनॉमी की प्रॉब्लम पे। पैरामीटर्स माइक्रो और मैक्रो में। ठीक है, माइक्रो में मेन पैरामीटर क्या है? प्राइस। ठीक है, माइक्रो में मेन फैक्टर क्या है? प्राइस है। और मैक्रो में इनकम। स्टडी, मेथड ऑफ स्टडी, बहुत से मेथड है, अलग अलग मेथड है। माइक्रो के अलग हैं, मैक्रो के अलग हैं। माइक्रो मैक्रो पैराडॉक्स, पैराडॉक्स मतलब सिमिलैरिटीज। दोनों में जो जो सिमिलैरिटीज है वो। ठीक है, दोनों में जो, ये तो थी डिफरेंस जो जो नहीं मिलते, और पैराडॉक्स जो जो दोनों में
सेम है, जो दो दो दोनों दोनों में यूज होते हैं। रीड करो फटाफट ये वाले पॉइंट पैराडॉक्स के। जल्दी जल्दी रीड करो। देन बिजनेस इन्वायरमेंट आ गया। बिजनेस इन्वायरमेंट यानी कि जो भी लोग पीपल उसमें वर्क कर रहे हैं वो कैसे इन्वायरमेंट में वर्क कर रहे हैं, इंडस्ट्री कैसे कंट्रोल कर पा रही है अपना आउटपुट। ठीक है, उस वो सब क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट में आ जाता है। जो भी एक्सटर्नल फैक्टर या इंटरनल फैक्टर बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, लाइक कल्चर, गवर्नमेंट, टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल सिचुएशन, वो सब किस में आते हैं, वो बिजनेस इन्वायरमेंट में आते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है? बिजनेस अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करने के लिए, नई नई अपॉर्चुनिटी खोजने के लिए, ट्रैप करने के लिए, यूजफुल जो भी रिसोर्सेज है उसको ढूंढने के लिए, चेंज जो है उसको कोप करने के लिए, उससे बीट करने के लिए। जो भी चेंज आ जाता है उसको अगर हमें उससे लड़ना है तो हमें उसको एक्सेप्ट करना होगा, और एक्सेप्ट करने के लिए वो एक्सेप्टिंग का इन्वायरमेंट होना चाहिए। प्लानिंग करने के लिए, नेक्स्ट एडवांस में फ्यूचर के लिए, परफॉर्मेंस को अपनी इंप्रूव करने के लिए। ना ये हम सारा पढ़ के आए हैं, डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड क्या होती है? जब हम विलिंग है, एबल है पे करने के लिए और हम खरीद देते हैं। सप्लाई क्या है? जब कंपनी क्या है, एबल है कस्टमर को वो प्रोडक्ट देने के लिए। मार्जिन और टोटल यूटिलिटी क्या होती है? मार्जिन यूटिलिटी वो होती है जब एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम किया जाता है, और टोटल यूटिलिटी जब उस पूरी जितना भी हमने खाया है उस पूरे से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन टोटल यूटिलिटी होती है। मनी और बैंक क्या होता है? मनी होता है कैश जो हमें हमारे पास अवेलेबल होता है। बैंकिंग क्या होती है? जो बैंकिंग की पॉलिसीज होती हैं जिस जहाँ पे हम अपना कैश को सेव करवाते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, माइक्रो की ग्रोथ यानी कि बढ़ते जाना, रुकना नहीं, और डेवलपमेंट यानी कि हर एक स्टेप पे कुछ नया इंक्लूड हो रहा। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार, काम देना, और इनकम यानी कि उनकी जो भी वो कमा रहे हैं, जो भी वो अपनी सर्विसेज देके प्राप्त कर रहे हैं, इन शॉर्ट रिटर्न में ले रहे हैं वो। नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, जो नॉन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट है यानी कि फिजिकल इन्वायरमेंट, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हो गए, ठीक है वो सब, क्लाइमेट, नेचुरल, पब्लिक। अब ये सब क्या है? नॉन नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक नहीं है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। सोशो कल्चर, किसी का कल्चर, किसी की हैबिट वो चेंज नहीं की जा सकती। पॉलिटिकल, जो भी हमारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका जो भी इन्वॉल्वमेंट है, उन्होंने जो लॉ बनाए हैं वो भी क्या है? नॉन इकोनॉमिक, हम चेंज नहीं कर सकते। लीगल, जो लीगली राइट और रॉन्ग है, ठीक है उनको हम बदल नहीं सकते हैं। टेक्नोलॉजी, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, जब हम टेक्नोलॉजी को यूज करके किसी चेंज में चले जाते हैं तो हम वापस बैक में नहीं जाते। एजुकेशनल इन्वायरमेंट, जो भी आपका एजुकेशन है, ठीक है वो भी आपके डेवलपमेंट में, बिजनेस की डेवलपमेंट में मेन रोल प्ले करते हैं। ठीक है, हिस्टोरिकल, हमने जो हिस्टोरिकल डाटा रखा है, फैक्ट्स एंड फिगर रखे हैं, या हिस्ट्री से कुछ सीखा है, किसी के पास्ट एक्सपीरियंस से कुछ सीखा है, वो भी हमारी हेल्प करते हैं। एथिकल इन्वायरमेंट, जो भी हमारी मॉरल वैल्यूज हैं, जो भी हमारे आइडियाज हैं, जो भी बिलीव्स हैं, वो सब वो भी इम्पैक्ट डालते हैं हमारे बिजनेस पे।
हमारे कल्चरल, हमारा इकोलॉजिकल, हमारा इंटरनेशनल एनवायरमेंट, देन ये इकोनॉमी एंड नॉन इकोनॉमिक एनवायरमेंट इंटरेक्शन। हाँ जी, रीड करो। इकोनॉमी और नॉन इकोनॉमी के फैक्टर्स रीड करो। ठीक है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक कैसे? इकोनॉमिक यानी कि जो जो बिजनेस में वर्क कर रहे हैं, ठीक है, बिजनेस के प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, ऑनर्स, शेयर होल्डर, ये हमारे इकोनॉमिक फैक्टर आ गए। नॉन इकोनॉमिक फैक्टर जो हम चेंज ही नहीं कर सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है चेंज करना, दैट इज नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। आप इसको इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर के फॉर्म में भी समझ सकते हो। हाँ जी, इज इट क्लियर टू